पिछले एपिसोड में हमने चांग शेंग सेक का जो एल्डर होता है उसके एक सीक्रेट प्लान को जाना था कि वो ह्यूमन के साथ फाइट करना चाहता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल कर सके, जिसे लेने के लिए सारे के सारे लोग बस पागल बने हुए हैं। लेकिन उस ट्रेजर को लेने के लिए सिर्फ वही अकेला इंसान नहीं होता है, उसी के अलावा ह्यूमन और डीमन सेक्ट में जितने भी अलग अलग सेक्ट शामिल थे वो सारे लोग भी उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे। इसलिए सारे के सारे लोग वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर आ गए होते हैं, क्योंकि वहीं पर आने के बाद वो ट्रेजर बॉर्न होने वाला है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वाइल्ड डॉग को देखते हैं जो अपना मुंह छुपाते हुए शियाफान के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो शियाफान के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे दूसरा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। उसने तो पहले जोश में शियाफान का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे वही एक रास्ता दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप से वहां पर शियाफान का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे से एक स्नेक गुजर जाता है, जिस वजह से तो वहां पर उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो वहां पर नीचे गिर जाता है, जिसके गिरने की आवाज सुनकर शियाफान को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तब वहां पर वाइल्ड डॉग को देखते ही वो जो बंदर होता है शियाफान को सारी बात बताना शुरू कर देता है कि आखिर ये वाइल्ड डॉग है क्या और इसने क्या करने की कोशिश की। वो बता रहा होता है इस वाइल्ड डॉग ने एक सुंदर सी लड़की को लाइन मारने की कोशिश की थी, लेकिन तो भला हुआ उस लड़की का उसने बहुत ही गंदे तरीके से इसे यहाँ पर बेइज्जत कर दिया, जिसके बाद तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। मुझे तो ये सीन देखकर बहुत ही मजा आ गया था, जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग को गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पर उस बंदे से कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई सारी की सारी बात यहाँ पर शियाफान को बताने की, मैंने आखिर तेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ा था। लेकिन तब वहाँ पर जो बंदर होता है उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से दोबारा से शियाफान के पास आ जाता है। लेकिन वहाँ पर वाइल्ड डॉग को लग रहा था कि शियाफान यहाँ पर इस बंदर की क्या ही भाषा को समझ पाएगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि यहाँ पर आखिर इस बंदर ने शियाफान से कहा क्या। लेकिन तब जो शियाफान होता है वहाँ पर वो सारी बात बताना शुरू कर देता है जो कि उसके बंदर ने उसे कही थी, जो देखकर तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि शियाफान ने तो सच में अपने बंदर की भाषा को पूरी तरह से समझ लिया। जिसके बाद शियाफान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वाइल्ड डॉग जो होता है दोबारा से शियाफान का पीछा करने लगता है, उससे कह रहा होता है तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैंने आज तक के नजान ने हजारों लोगों की जान ली है, तो मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरता, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। मेरे नाम से ही काफी सारे लोग डरते हैं, तुम मेरे इलाके में आओगे तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर मेरा कितना ज्यादा नाम चलता है। जिस पर शियाफान जो होता है वाइल्ड डॉग से कह रहा होता है तुमने 1000 लोगों को मारा हो या 10,000 लोगों को मारा हो, आखिर मैं उसका यहाँ पर करूंगा क्या है, तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, आगे का पूरा रास्ता तो खाली ही है। जो देखकर तो वाइल्ड डॉग को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद में ही गुस्सा करते हुए कहता है मेरी तो यहाँ पर पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, शियाफान ने मेरे सेट को तो बर्बाद कर ही दिया, उसके बाद ये मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊँ क्या। तब शियाफान जाते हुए उसे एक आइडिया देते हुए जाता है और उससे कहता है क्यों ना तुम हीरो बनने का ट्राई करते हो, जहाँ पर भी तुम्हें कोई लड़की या कोई इंसान ऐसा दिखाई दे जिसे मदद की जरूरत है तो जाओ और उसकी मदद करो, अगर अच्छे इंसान बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जिसमें वाइल्ड डॉग शियाफान से कहता है आखिर मैं अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ ना, डीमन लोग कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। मुझे जोई इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि मैं उसके सामने पिघल गया, मैं तो वहाँ पर पूरे जोश के साथ गया था ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है, लेकिन मैं वहाँ पर जाते ही एकदम ढीला पड़ गया, लगता है कि शायद मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया हूँ। लेकिन शियाफान ने तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी होती है, वो वहाँ से चला गया होता है। ये देखकर तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि अरे शियाफान यहाँ से चला कहाँ गया। दूसरी तरफ चांग शेंग सेक के डिसाइपल कुछ लोग जंगल में आके एक जगह पर छुपे होते हैं, तब उन लोगों के ऊपर नजर फैंगशान वैली के जो लोग होते हैं उनकी पड़ जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर ये लोग छुप के बैठे हैं, यही बहुत अच्छा मौका है, हमें यहाँ पर जाकर इनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन चांग शेंग सेक के जो लोग होते हैं वहाँ पर वो लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने तो यहाँ पर जानबूझ के फैंगशान वैली के लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। जैसे वो लोग वहाँ से 2 कदम बढ़ाते वो लोग सभी वहाँ पे दलदल में आके फंस चुके थे, जिस वजह से सारे के सारे लोग जमीन के अंदर ही जाना शुरू हो जाते हैं। बाकी सारे लोग जो होते हैं जैसे तैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंसान तो काफी ज्यादा अंदर जाकर डूब चुका था, जिस वजह से उससे बचाना वहाँ पर नामुमकिन हो गया होता है और इस वजह से उसकी वहाँ पर जान चली जाती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा उदास हो जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बस थोड़ी सी ध्यान ना देने की वजह से अपने एक साथी को खो दिया। आगे चलकर ऐसे ही वो गलती करते रहेंगे तो न जाने वो किस तरह से डीमन के साथ फाइट कर पाएंगे। सारे लोगों को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब किंग सेक का जो मैसेंजर होता है वो थोड़ी दूर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर चांग शेंग सेक के डिसाइपल ने जानबूझ के हमें उकसाया था ताकि हम यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद हम इस दलदल में आकर फंस जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जो डिसाइपल लोग आगे थे वो इतने ज्यादा अंधे और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। इस दलदल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन के रखा है, ये इतना ज्यादा गहरा है कि इसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई इंसान एक बार इसके अंदर चला जाए तो उसका न मिलना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। अब तक इस दलदल ने लाखों लोगों की जान पहले से ही ले चुकी है। तब वहाँ पर त्यानिंग टेम्पल के मॉन्क आते हैं जो मैसेंजर से कह रहे होते हैं अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें आगे क्या करेंगे, इसलिए आप जो कहेंगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। जिस पर वो जो मैसेंजर होता है उनसे भी से कह रहा होता है कि यहाँ पर शाम तो वैसे ही हो चुकी है और कुछ देर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर कैंप लगा लेना चाहिए ताकि हम यहाँ रात में आराम कर सके, जिसके बाद सुबह होते ही हम डीमन सेक के ऊपर जाकर वहाँ पर अटैक कर देंगे और उसके बाद हमारे सामने जो भी डीमन आएगा उसका हम खेल खत्म
खत्म कर देंगे। जिस पर सारे लोग कहते हैं जैसा आपको ठीक लगता है हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने हमें आपका ही ऑर्डर मानने के लिए यहाँ पर भेजा है। दूसरी तरफ हम चांस सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर होता है, उसके साथ ही उससे कह रहे होते हैं हमने अपनी तरफ से तो पूरी जानकारी निकाल ली है कि बाकी तीनों जो सेक्ट है डीमन सेक्ट में उन्होंने सिर्फ अपने खास लोगों को वहाँ पर भेजा है, वहाँ पर उनके डिसाइपल नहीं आए। तो इसलिए आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि आप वहाँ पर बहुत ही थोड़े डिसाइपल को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर दूसरे सेक्ट से आएंगे वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनका मुकाबला करने के लिए आपको कम से कम कुछ तो सिपाहियों को अपने साथ रख ही लेना चाहिए था। लेकिन एल्डर जो होता है उन सभी से कह रहा होता है तुम लोगों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे सिपाहियों को अपने सेट से बाहर निकाल दिया तो मेरे दुश्मन यहाँ पर आकर मेरे सेट को ही ना बर्बाद कर दे, क्योंकि उन लोगों की नजर तो पहले से मेरे सेट के ऊपर है और मैं अपने सेट को ऐसे तो अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। इसलिए वो वहाँ पर अलग अलग डिसाइपल की टीम बना देता है कि कौन से लोग कहाँ पर रहेंगे और कौन से लोगों को उसके साथ जाकर ह्यूमन से फाइट करते हुए उस ट्रेजर को हासिल करना है, जिस पर सारे के सारे लोग एल्डर की बात मानने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर वो लोग नकार भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ हम कीन्यू सेक्ट और बाकी सारे सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो सभी जंगल में एक जगह पर बैठकर अपना कैंप लगाए होते हैं ताकि यहाँ पे रात भर आराम कर सके। और उन्हीं में कुछ लोगों ने चारों तरफ से नजर रखी होती है ताकि अचानक से कोई यहाँ पर डीमन आकर उनके ऊपर अटैक न कर दे। साथ ही वहाँ पर सारे लोग ये प्लान बना रहे होते हैं कि हमें किस तरह से डीमन के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद वो जो मैसेंजर होता है वहाँ से जूकी के पास आता है, वहाँ आने के बाद वो उससे कुछ बातें कर रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से फैंक्शन वैली के जो लोग होते हैं उनके पास आता है और उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें देता है, जिसे देते हुए कहता है तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि चांगशेंग सेट किसी भी टाइम पर यहाँ पर आता होगा हमसे फाइट करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए हम सभी को यहाँ पर तैयार रहना होगा। पर फैंक्शन वैली के जो लोग होते हैं उस मैसेंजर से कह रहे होते हैं माना कि चांगशेंग सेट का जो एल्डर है उसके पास काफी खास तरह की कल्टीवेशन स्किल है, लेकिन वो अकेला बंदा यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्या ही उखाड़ लेगा। उसके पास जितने भी डिसाइपल है वो लोग तो किसी काम के नहीं है, सिर्फ अकेले बंदे में ही इतना दम है कि वो अकेले ही पूरे के पूरे सेट को संभाले हुए है। लेकिन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमारे लोगों की इतनी तादाद है कि जितने तो हम गिन भी नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर इतने ज्यादा घबराने की क्या ही जरूरत है। हम आराम से भी जाएंगे तो भी चांगशेंग सेट को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, इसलिए हम सभी को यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम सुबह होते ही चांगशेंग सेट के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम शिया फान को देखते हैं जो ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि आखिर इतनी रात गए चांगशेंग सेट के लोग यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। उसे इस चीज में कुछ गड़बड़ी लग रही होती है कि जरूर यहाँ पर आज रात को इनका कुछ प्लान होने वाला है, हो सकता है ये आज ही रात ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाएं। और अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, मुझे भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए। जिसके बाद हम चांगशेंग सेट के एल्डर को देखते हैं जो अपने बहुत ही थोड़े साथियों के साथ उस कैंप के पास आ गया होता है जहाँ पर किंग सेट का बाकी सारे लोगों ने अपना कैंप लगाकर आराम कर रहे थे। और वहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे डीमन ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ आप देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन तब वहाँ पर किन्यू सेट की जूकी जो होती है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन को वहाँ पर मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कोई भी डीमन उसके सामने ठीक तरह से नहीं टिक पाता। जिसके बाद सारे के सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो सभी चांगशेंग सेट के एल्डर से कह रहे होते हैं हम तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर आराम कर रहे थे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने काफी टाइम से इसी चीज का कब तुम यहाँ पर आओ, कब हम तुमसे फाइट करना स्टार्ट कर दें। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो चुकी थी। तो वहीं शिया फान जो होता है ये सारी चीजों को देखकर अपना अलग ही प्लान बना रहा होता है। जिसके बाद वो अपने घोस्ट सेट के कुछ डिसाइपल को वहां से सीधा चांगशेंग सेट में भेज देता है ताकि वहां जाने के बाद वो पूरे के पूरे सेट पे कब्जा कर सके। ये देखकर तो घोस्ट सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी वहां आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि जैसा हमारा प्लान था वो तो यहाँ पर बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ का एल्डर और बाकी सारे लोग यहाँ पर से ह्यूमन के साथ फाइट करने के लिए जा चुके हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जैसे वो सभी वहां से चांगशेंग सेट के गेट के पास आते हैं वहां पर एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसे चांगशेंग सेट के डिसाइपल ने वहां पर लगा कर रखा था, क्योंकि यहाँ पर तो उस एल्डर का यही प्लान था कि सारे के सारे लोग जो भी उसके दुश्मन है उसके सेट के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए तो उसने अपने आधे से ज्यादा सिपाहियों को वहां पर खड़ा करके रखा होता है ताकि वो उसके सेट को प्रोटेक्ट कर सके। और जैसा उसका प्लान था वो यहाँ पर कामयाब भी होते हुए दिखाई देता है। उसने यहाँ पर जो फॉर्मेशन को लगा कर रखा था उसके अंदर घोस्ट सेट के सारे डिसाइपल वहां पर जाकर फंस चुके थे। वो अपनी पूरी कोशिश क्यों ना कर लेते, वो लोग तो वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर तो चांगशेंग सेट के लोगों की तो खुशी का वहां पर ठिकाना नहीं था। वो सभी कह रहे होते हैं हमारा प्लान तो बहुत ही आसानी के साथ काम कर गया, हमने इस घोस्ट सेट के सिपाहियों को बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हम ह्यूमन और डीमन के बीच अभी भी हो रही फाइट को देखते हैं जहाँ पर जिंगियो ने अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो कई सारे डीमन का वहां पर खात्मा किए जा रहा होता है। कोई भी डीमन उसके ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन जैसे वो वहां पर कुछ और लोगों को मारने वाला था इससे पहले वहां पर वो एल्डर आ जाता है जो कि चांगशेंग सेट का एल्डर था। उसने वहां पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस दिखाई दे रहा होता है, जिसके ऊपर तो किसी के भी अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा। और जैसे वो एल्डर वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता है वहां पर उसका साथी आ जाता है जो आने के बाद उससे कह रहा होता है यहाँ पर तो हमने ह्यूमन के साथ फाइट करने की बस शुरुआत की थी और शुरुआत में ही हमारे कुछ मिनट के अंदर 30%
1000 डिसाइपल मारे जा चुके हैं। तो आगे से जो भी फाइट होगी उसके लिए हमें और ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने अभी तक के बहुत ही कम ह्यूमंस को मारा है। तब वो जो मैसेंजर होता है उस एल्डर के पास आकर कह रहा होता है, मैंने तो तुम्हारा नाम बहुत ही कुछ सुनकर रखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अंदर से एक कार निकलोगे। तुमने हमारे कैंपिंग करने का फायदा उठाते हुए पीछे से अटैक करने की कोशिश की। ये तुम्हारी शान को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर दुनिया को पता चला इसके बारे में तो वो सारे लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे, जिसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस एल्डर को तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उस मैसेंजर से कहता है, जब आज से 10 साल पहले तुम लोगों ने हमारे एंसेस्टर की जान ली थी तब तुम्हें नहीं समझ में आया था कि अगर दुनिया को पता चला तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुमने तो उस टाइम पे अंधाधुंध कई सारे लोगों को मार डाला था, इसलिए आज हम यहाँ पर उन्हीं का बदला लेने के लिए आए हैं और आज हम तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर तो वो मैसेंजर भी समझ चुका था कि यहाँ पर ये एल्डर बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया कि यहाँ पर ह्यूमन के साथ फाइट करके ही रहेगा, इसलिए हमें भी यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसमें या फिर ये डीमन मरेंगे या फिर हम इंसान ही मारे जाएंगे। जिसके बाद उस एल्डर ने वहां पर अपने दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि यिन और यांग फॉर्मेशन होता है। और फिर उसने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम घोसेक के डिसाइपल को देखते हैं, जो सभी काफी ज्यादा परेशान थे कि अब उन्हें यहाँ पर आकर कौन ही बचाएगा। लेकिन तब वहां पर शियाफान आ जाता है, जिसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, ताकि यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ सके जिसके अंदर उस घोसेक के डिसाइपल मौजूद है। क्योंकि वो सारे लोग तो असल में शियाफान के सेट के ही डिसाइपल हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वहां पर शियाफान आया होता है, जिसने अभी यहाँ पर अपनी ह्यूमन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था। क्योंकि जब भी वो डीमन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके अंदर से डिमोनिक ऑरा बाहर निकलता है, और जब वो वहां पर अपनी ह्यूमन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर से यिंग और यांग एनर्जी बाहर निकल कर आती है। क्योंकि शियाफान के पास ह्यूमन और डीमन की दोनों वाली कल्टीवेशन स्किल है, और उसने वहां पर अपनी कल्टीवेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए बस चुटकी बजाते हुए वहां पर उस फॉर्मेशन को खत्म कर दिया था, जिस फॉर्मेशन के ऊपर चांशेंग सेक के डिसाइपल इतने ज्यादा उछल रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर घोसेक के डिसाइपल को पकड़ लिया, तो वहां पर कहीं जा ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद घोसेक के डिसाइपल ने चांशेंग सेक के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी चीजें दूर खड़े होकर वांग देख रहा होता है। इधर मैसेंजर जो होता है अपने सारे साथियों से कह रहा होता है, तैयार हो जाओ, ये लड़ाई आर या पार की होने वाली है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे ह्यूमंस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चांशेंग सेक के एल्डर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो उस एल्डर के जितने भी साथी होते हैं वो सभी अपनी दुम दबाकर भाग निकलते हैं, और अब यहाँ पर सिर्फ वो एल्डर ही बचा हुआ था जो अकेला ही पूरे के पूरे ह्यूमन के सामने खड़ा होता है। उसे तो वहां पर एक रद्दी भर डर नहीं लग रहा था। उसने वहां पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था। सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन वहां पर तो उस एल्डर को कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो सभी का अटैक इतनी आसानी से झेले जा रहा होता है कि ऐसा लग रहा था उसे वहां पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें कमाल जो कर रही थी वो उसके फॉर्मेशन की वजह से ही हो रही थी। उसने यहाँ पे जू की, जिंग यून और जितने भी टॉप लेवल के डिसाइपल थे उन सभी के अटैक को बस चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया था, और उसे वहां पर उनके अटैक का एक असर नहीं हुआ होता है। जो देखकर तो बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर इस एल्डर को हो क्या गया है, इसके ऊपर किसी भी अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही रहा तो हम इसे यहाँ पर कैसे हरा पाएंगे। ये अकेला बंदा ही हमारे इतने सारे ह्यूमन के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस एल्डर ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे ह्यूमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर तो उसकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो वहां पर अपने कई सारे डुप्लीकेट फॉर्मेशन बनाते हुए सारे लोगों को बस हवा में उड़ा उड़ा कर दूर फेंके जा रहा होता है, कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद मैसेंजर जूकी जो होते हैं वो उस एल्डर को वहां पर घेर लेते हैं, और जैसे वहां पर घिराता है स्टैंडिंग टेंपल के मॉन्क ने वहां पर अपने बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वहां पर उनका एक बहुत ही बड़ा डुप्लीकेट बनकर आ गया होता है, जो कि ग्रेट बुद्धा टेक्निक की वजह से बना हुआ था। वो वहां पर आने के बाद उस एल्डर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन न जाने उस एल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल था। उसने बस 1 सेकंड के अंदर वहां पर उस ग्रेट बुद्धा टेक्निक को भी खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वहां पर अपने फॉर्मेशन की वो एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो चारों तरफ टेलीपोर्ट होते जा रहा था। कोई भी ह्यूमन आगे बढ़ते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, अचानक से वो एल्डर अपने फॉर्मेशन की मदद से उसके पीछे आ जाता है, और पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए वहां पर उसकी हालत खराब किए जा रहा होता है। मानना पड़ेगा अकेले बंदे ने यहाँ पर सारे के सारे लोगों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। सारे लोग समझ चुके होते हैं कि अगर यहाँ पर इस एल्डर के फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा गया तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हम उससे हरा पाएंगे। और ये अकेला बंदा अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ह्यूमन की यहाँ पर जान ले लेगा। हमें कैसे भी करके उसके फॉर्मेशन को खत्म करना पड़ेगा, या फिर उसके फॉर्मेशन की किसी कमजोरी को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे हरा सकते हैं, वरना तो इसे हराने का यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता। जिसके बाद उस एल्डर ने वहां पर अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक पहाड़ को ही बाहर निकाल लिया होता है, जहां वो उस पहाड़ को सारे ह्यूमंस की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर त्यानिन टेंपल के मॉन्क अपने घंटे को ले आते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो जो पहाड़ था चकनाचूर हो जाता है, वरना तो वहां पर सारे लोगों की जान चली गई होती। तब वो एल्डर वहां पर अपने फॉर्मेशन के अंदर से आइस स्टोन को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे लोग वहां पर इंजर्ड होते जा रहे थे। ये देखकर सारे लोग आपस में प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि अब हमें कैसे भी करके यहाँ पर इस एल्डर के फॉर्मेशन का सीक्रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना तो हम यहाँ पर जाकर इससे नहीं हरा पाएंगे। तब जो एक सीनियर डिसाइपल होता है जो कि बहुत ही
ज्यादा जीनियस है फॉर्मेशन वगैरह में। वो वहाँ पर सारे लोगों से कहता है तुम लोग इसे संभालो तब तक कि मैं इसके फॉर्मेशन की कोई कमजोरी जानने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर की फॉर्मेशन की कमजोरी जानने को शुरू कर दिया था, जिस वजह से उससे पता चलता है कि ये फॉर्मेशन दो तरह की यिन और यांग एनर्जी के साथ मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर फायर एलिमेंट की पावर को भी डाला गया है। अगर वो वहाँ के किसी कमजोर हिस्से का पता लगा लेता है तो उसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप ही रुक जाएगा, वो उस एल्डर के किसी काम का नहीं रहेगा। और तब थोड़ा दिमाग लगाते हुए पता लगा ही लिया होता है कि आखिर उसके फॉर्मेशन की कमजोरी क्या है, इसलिए वो समझ जाता है कि अगर वो वहां पर अटैक करे तो उसका फॉर्मेशन वहां पर बंद हो जाएगा। तो वहीं हम उस एल्डर को देखते हैं जिसने अभी तक की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को बड़ी आसानी के साथ वहां पर रोके होता है, कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अब उस जीनियस डिसाइपल ने उसके फॉर्मेशन के उसी हिस्से पे अटैक कर दिया होता है जो कि फॉर्मेशन का सबसे कमजोर हिस्सा था। और वहां पर अटैक लगने की वजह से जब वो एल्डर दोबारा से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो वो फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट ही नहीं होता। ये देखकर तो एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरे फॉर्मेशन की कमजोरी क्या है। और जैसे यहाँ पर उस एल्डर का फॉर्मेशन कमजोर हुआ था, सारे लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ सारे के सारे ह्यूमन पूरी तरह से जोश में आ चुके होते हैं ताकि वो यहाँ पर उस एल्डर की जान ले सके। वो एल्डर वहाँ पर अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो यहाँ पर बिना फॉर्मेशन के कमजोर दिखाई दे रहा था, जहाँ पे सारे ह्यूमन उसके ऊपर भारी पड़ते जाते हैं। तब भी वो बिना फॉर्मेशन के भी उन सभी को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन अब वहाँ पर ज़ूकी आ जाती है जो कि अपनी डिवाइन थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लेती है, जिस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा बिजलियां बाहर निकल रही थी। वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसी एल्डर के ऊपर अटैक करने का सोच रही होती है ताकि यहाँ पर उसकी जान ले सके। और अब देखते ही देखते सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर उस एल्डर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस वजह से वो एल्डर वहाँ से भागने का कोई तरीका सोच ही नहीं सकता है। और अब वो यहाँ पर पूरी तरह से घिर गया होता है, लेकिन वो तब भी वहाँ पर जरा से भी नहीं डरा था। वो वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जहाँ वो सभी से कह रहा होता है देखता हूँ मैं कि तुम लोग मेरे बिना फॉर्मेशन के भी मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम इंसानों की कोई औकात नहीं कि हम डीमन के सामने खड़े होकर हमें हरा सको। जिसके बाद उस एल्डर ने दोबारा से सारे ह्यूमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन ह्यूमन भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। और तब वहाँ पर ज़ूकी ने अपनी डिवाइन थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से इतना भयंकर वहाँ पर ऑरा फैल जाता है कि वहाँ की जमीन ही हिलने लगती है। तब ये देखकर वो जो एल्डर होता है उस थंडर अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, इस वजह से वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है ताकि उसके ऊपर ज़ूकी की जो स्वॉर्ड वाला अटैक है वो ना लग सके, वरना तो हो सकता है यहाँ पर उस अटैक को झेलने की वजह से उसकी जान चली जाए। लेकिन ज़ूकी ने वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपना अटैक सीधा उस एल्डर की तरफ ही कर दिया था, जो सारी चीजें दूर खड़े होकर शियाफान देख रहा होता है। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि इस अटैक से वहाँ पर एल्डर की जान गई भी है या फिर नहीं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक